पूछा जाएगा। जैसे डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी की कोई एक रचना होगी, या डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी की, विश्वास पाटिल जी की, कि जो भी कवि आपको रचना पूछी जाती है उस रचना पर आप लोगों को लिखना जरूरी होता है कि फलाना फलाना। जैसे यहाँ पर बताया गया काव्य संग्रह कुंभकर्ण सो रहा है, विकास प्रकाशन कानपुर से उनकी रचना है। आपको सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि कुंभकर्ण सो रहा है, यह काव्य संग्रह किस साहित्यकार का है? तो आपको करेक्ट आंसर देना होगा। उस जगह पर 3 या 4 पर्याय रहे होंगे और उन 3 पर्यायों में से आपको एक करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना होगा, और करेक्ट आंसर उसका है डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी। तो इस प्रकार आपको ये जो टॉपिक है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कल भी बताए थे कि बहुत अच्छे से आप उस लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा, लेकिन नहीं कर पाए आप लोग। एक कितने लोग जुड़े हैं अभी दिखाई दे रहा है आपको? ये मोबाइल पे दिखाई नहीं देता हमें। कितने लोग जुड़े हो? ठीक है, हमारा रिकॉर्डिंग शुरू है बेटा, हम लोग लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। आज यदि हो गया हमारा तो आज हम सब यूट्यूब पे डाल देंगे, पूरे पूरे 2 वीक के आज आपके गूगल क्लासरूम पर आ जाएंगे। तो जैसे कुंभकर्ण सो रहा है, यह विकास प्रकाशन कानपुर से है। चौराहे पर गांधी, विकास प्रकाशन कानपुर। हारली हारती नहीं जिंदगी, विकास प्रकाशन कानपुर। फैल रहा है महानगर, विकास प्रकाशन कानपुर। ये जो 4 काव्य संग्रह उन्होंने तैयार किए वो पूरे उन्होंने विकास प्रकाशन कानपुर से किए हैं। देखिएगा, जैसे यूनिवर्सिटी चाहती है, यूनिवर्सिटी से ही हमने रिक्वायरमेंट की थी। एक सर है परिचित, डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी, एचओडी है वहाँ के। उनसे हमने परामर्श लिया कि सर हमें ये सिलेबस तो दे दिया लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप सेंड कर दीजिएगा। तो उन्होंने हमें ये सेंड किया है, मतलब वो जानते हैं कि इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य संग्रह कौन सा है या उपन्यास कौन सा है, एकांकी संग्रह कौन सा है, तो बस आपको ये नाम आपको याद होने आवश्यक है कि इसमें ये आता है, उसमें वो आता है, इस व्यक्ति का ये है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होगा। दूसरा है उपन्यास। पहला काव्य संग्रह उनका हो गया, फिर उसके बाद में आते उपन्यास। तो उपन्यास में उन्होंने लिखा हुआ है आओ लौट चले, पंचशील प्रकाशन जयपुर से है। सांझ हो गई, वो भी पंचशील प्रकाशन से है। सूरज फिर उगेगा, भूमिपुत्र और नहर छूटो जाए। तो ये जो रचनाएं उनकी है ये लगभग उन्होंने उपन्यास के रूप में लिखा, और पंचशील और विकास प्रकाशन कानपुर और जयपुर से उन्होंने उसे प्रकाशित करने का प्रयास किया। अब जैसे आपको बता चुके हैं कि काव्य संग्रह के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे आओ लौट चले या सांझ हो गई, यह रचना किस विधा में आती है? फिर आपको यह लिखना आवश्यक होगा, उपन्यास है, काव्य संग्रह है, एकांकी है या आलोचना है, गद्य की विधा है या पद्य की विधा है। ये आपको समझना और उस जगह पर लिखना अत्यंत आवश्यक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया? मंगला आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? हेलो। अरे भाई आप आवाज दे दो ताकि हम समझें कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, पहला आपका हो गया काव्य संग्रह, दूसरा उपन्यास हो गया। अब हम लोग चलते हैं एकांकी संग्रह पर। एकांकी संग्रह में उन्होंने लेखन कार्य किया काल चक्र, स्वाति की बूंद और मशाल जलती रहे। फेमस है उनका एकांकी संग्रह, किसी भी महाविद्यालय की लाइब्रेरी में आपको इजीली मिल जाएगा। स्वाति की बूंद है, काल चक्र है और मशाल जलती रहे। तो ये तीनों के तीनों का एकांकी संग्रह बहुत ही सुंदर है, मार्मिकता से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। और खास तौर पर उनकी जो रचना है मशाल जलती रहे,
वह तो पाठ्यक्रम के आधार पर भी रखा रखी गई थी कुछ साल पहले। तो इस प्रकार काव्य संग्रह, उपन्यास, एकांकी संग्रह। अब हम लोग चलते आगे आलोचना पर। इनकी इन्होंने कई जगह पर आलोचना की। जैसे आलोचना से तात्पर्य होता है कि लिखने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, एक लेखक होता है और उसकी लेखन शैली पर आलोचना मतलब कि क्रिटिसिज्म करना पड़ता है, टीका करनी पड़ती है। तो टीका करते समय, वो आलोचना करते समय उस आलोचक को निष्पक्ष रूप से वह आलोचना करनी है। ये नहीं कि ये मेरा स्टूडेंट है या ये मेरी स्टूडेंट है और हम उसी के अनुरूप उसे ढालते चले जाएं। जो है गुण के साथ और दोषों के साथ दोनों भी वहां पर बताना है कि इस रचना में ये कमी है, उस रचना में ये होना चाहिए। कई रचनाओं में केवल प्रकृति का वर्णन दिखाई देता है, कई रचनाओं में केवल भावों का वर्णन दिखाई देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर रूप में उस रचना का एक समसामयिक दृष्टिकोण होता है, जो एक लेवल होती है सबकी। मतलब उसकी कथा वस्तु हो, अच्छे पात्र उसमें जुड़े हो, पात्रों के साथ अनुरूप होने वाली उसकी संवाद हो, उसकी भाषा शैली हो, है ना। तो ये जो तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा की जाती है, उसकी आलोचना की जाती है। और इस प्रकार से डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी ने कई प्रकार की आलोचना की। तो वो जो मुख्य रूप से आलोचना दिखाई जाती है वो इस प्रकार है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? बढ़े आगे हम लोग। ओके। खड़ी बोली का व्याकरणिक विश्लेषण। अब देखिएगा, इस पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हो जाती है इसमें। इसलिए होती है क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा मामला है। इसलिए है कि इसमें विकास प्रकाशन भी है, वाणी प्रकाशन भी है और पंचशील प्रकाशन भी है। और इस नाते आपको याद रखना है कि कौन सी रचना को किस जगह पर प्रकाशित किया गया। हो सकता है नया सिलेबस होने के कारण आपको प्रकाशन की जो विधि है वो पूछी जाए कि यह जो रचना है खड़ी बोली का व्याकरणिक विश्लेषण, या भाषा और भाषा विज्ञान, मध्ययुगीन काव्य के आधार स्तंभ, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा, प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप एवं व्याप्ति, यह रचनाएं किस प्रकाशन से ली गई है, ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि विकास प्रकाशन होगा, पंचशील प्रकाशन होगा और साथ में वाणी प्रकाशन होगा। तो आपको ध्यान देकर पढ़ना है, उसके नोट्स को लिखना है। और ये सारी जानकारी आपको इसलिए बार बार दी जा रही है क्योंकि आपका ये जो टेस्ट होगी, सेकंड वाली टेस्ट, वो इसी आधार पर होगी। बार बार आपको समझा दिए हम, कल भी समझाए, आज भी समझा दिए जा रहे हैं कि सवाल आपको ऐसे पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछली बार पिछली तासिकाओं में हमने टेस्ट ली थी, ओरली टेस्ट आप लोगों की हुई थी और शायद राइटिंग के तौर पर भी आप लोगों ने लिखने का प्रयास किया था। लेकिन इस बार शायद ही हमें समय मिले और शायद ही आप लोग इस प्रकार का, यदि आप लोगों का उत्तरदायित्व होता है जुड़ न जुड़ने का, तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। अभी केवल एक या दो लड़की जुड़ रही है, मतलब 15 या 16 लड़कियां हैं और 16 में से एक लड़की जुड़ती है तो लेक्चर लेने में मजा नहीं आता। आप हमें बताओ कि सभी पाठ्यक्रम खत्म हो गए क्या, सभी विषयों के? कितने लोगों के समाप्त हो गए? सभी विषयों के बाकी है ना? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लेक्चर्स के लिए जुड़ते नहीं? सभी विषयों में ऐसे ही अटेंडेंस होता है सभी का? हम्म। मंगला, सभी विषयों में ऐसे ही जुड़ते हैं क्या, एक एक दो दो बच्चे? अच्छा आपने, ओके ओके, आ गए क्या, कितने लोग आए?
अच्छा, विद्या नहीं है, उजाला नहीं है, कविता नहीं है, अंग्रेजी की टेस्ट है। अंग्रेजी की टेस्ट कितनी बजे है आपकी? तो फिर अरे यार, आप लोगों को समय कितना मिलता है, और ऐसे भी बहुत इजी प्रश्न है, तो इतना ज्यादा टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हम लोग आगे। तो जुड़ जाइए, उनको कहिए कि जुड़िए भाई, ये आपके लिए है, आपके लिए बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। सिलेबस चल रहा है मतलब केवल हमारे लिए पाठ्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं, ढकेल रहे हैं आगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए चल रहा है। तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे ध्यान में आ गए होंगे आपके, कि विकास प्रकाशन से लेकर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये फलाना फलाना जो रचना है, ये फलानी रचना किस प्रकाशन से ली गई है। तो देखिएगा, खड़ी बोली का व्याकरणिक विश्लेषण विकास प्रकाशन कानपुर से, और हिंदी व्याकरण विमर्श वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से, समाज भाषा विज्ञान की भूमिका विकास प्रकाशन कानपुर से, भाषा और भाषा विज्ञान विकास प्रकाशन कानपुर से, मध्ययुगीन काल के आधार स्तंभ विकास प्रकाशन कानपुर से, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा विकास प्रकाशन कानपुर से, हिंदी व्यंग बदलते प्रतिमान पंचशील प्रकाशन जयपुर, और प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप एवं जाति विकास प्रकाशन कानपुर। तो ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं आलोचना के रूप में, क्रिटिसिज्म के रूप में अपनाई जाती है। जैसे आपको बता दिए हैं कि ये जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ने तय किया है, यूनिवर्सिटी क्या चाहती है यह हमने देखा, और यूनिवर्सिटी वालों से ही मंगवाया कि सर हमें, हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है, प्लीज हमें अवेलेबल करा दीजिएगा। तो जो डॉक्टर साहब है, कुलकर्णी साहब, उन्होंने हमें ये सेंड किया। मतलब जरूरी है कि आपको इसी जगह पर इसी की स्टडी करनी आवश्यक होगी, इसी के आधार पर आपके सारे प्रश्न बनेंगे, है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस पर आपको केवल शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुपर्यायी प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, जितना छोटा प्रश्न होता है उतनी बड़ी स्टडी आप लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि डीप स्टडी में जाओगे तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। उसके पश्चात आती है आत्मकथा। अब देखिएगा, आत्मकथा केवल उन्होंने एक लिखी है, कही अनकही प्रेस में, और विकास प्रकाशन कानपुर से वो प्रकाशित की गई है। देखिए, कई प्रकार की रचनाओं उन्होंने लिखने का प्रयास किया, जैसे काव्य संग्रह है, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, आत्मकथा भी उन्होंने लिखी। आत्मकथा केवल एक लिखी हुई है, कही अनकही, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आत्मकथा और व्यंग्य रचना शंकर पुंटामेकर जी ने बहुत ज्यादा रूप में लिखा है। आपको वो ध्यान देना है कि उन्होंने कौन कौन सी आत्मकथा लिखी है, कौन कौन सी व्यंग्य कथा उन्होंने लिखी हुई है ना। तो उस आधार पर उन्होंने, डॉक्टर तेजपाल जी ने केवल एक ही आत्मकथा लिखी, उसका नाम है कही अनकही प्रेस में, और वो प्रकाशित किया गया विकास प्रकाशन कानपुर से। और उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, अनुवाद भी किया। अब जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, वो प्रॉपरली मूलतः उत्तर प्रदेश से है, बावली जिले से। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि उनकी जो भाषा है, प्रॉपर लैंग्वेज, मदर टंग के रूप में उनकी मातृभाषा हिंदी है। लेकिन जहाँ पर वो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते थे, खास तौर पर जलगांव जिले के भीतर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कार्य किया, भाषा प्रशाला के रूप में, प्रकार के रूप में उन्होंने कार्यरत रहे। तो कहीं न कहीं उस भाषा को उन्होंने आत्मसात किया, मराठी को। तो मराठी भाषा से लेकर उन्होंने आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया। स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो नाटक था, या ये पेंगुइन पब्लिकेशन से उन्होंने प्रकाशित किया, ये आत्मकथा थी, है ना। मतलब वो मराठी की आत्मकथा थी। स्किज़ोफ्रेनिया भले ही वो अंग्रेजी का नाम है, लेकिन मराठी की आत्मकथा थी, और जिसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। देखिए, एक हिंदी भाषी व्यक्ति लेकिन मराठी को कितनी गहनता से समझ सकता है, ये इस बात का मूलतः प्रमाण है। कई बार आप लोगों को सवाल पूछा जाता है कि आपने हिंदी क्यों लिया। तो हिंदी लेने का पर्पज आपका क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं,
बाहर किसी जगह पर जाते हैं तो हमें बोलने में आसानी हो सकती है। हम लोगों की आवाज यदि बहुत प्यारी है तो हम लोग अनाउंसर हो सकते हैं, है ना? तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए हिंदी होने के नाते। और मराठी इज अ वाइब्रेटली लैंग्वेज। मराठी में बोलते समय एक वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो उन्होंने देखिएगा कि जैसे डॉक्टर तेजपाल जी ने एक हिंदी भाषी होने के बावजूद भी मराठी भाषा क्या है उसे देखा, समझा, परखा, और इतना ही नहीं तो उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया। तो उनकी एकमात्र रचना है ट्रांसलेशन वाली, स्किज़ोफ्रेनिया। तो यह मराठी आत्मकथा थी जिसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। अब संपादन किया, जैसे कि हम आपको बता चुके इसके पूर्व भी कि उन्होंने कई प्रकार का संपादन कार्य किया, फ्लैप मैटर दिया। तो उन्होंने कथा स्वर, जो कि वाणी प्रकाशन से, ये पिछले मुझे लगता है कि कथा स्वर से ये SYBA में पढ़ाने के लिए था कथा स्वर। कहानियां उसमें थी पूरी, मार्मिक कहानियों का लेखा जोखा था। जैसे फूल के गुलदस्ते में हम अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे फूलों को सजा कर रखते हैं ना, ठीक वैसे ही ये गुलदस्ता है कथा स्वर का। तो उन्होंने इस कथा स्वर जो वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से उन्होंने लिया हुआ है, तो उसमें संपादन कार्य उन्होंने किया। नव भारत के स्थानीय संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। मतलब एक संपादन कार्य करना पड़ता है, जैसे फिल्म का एक प्रोड्यूसर महत्वपूर्ण स्थान निभाता है, ठीक वैसे ही कोई बुक लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि बुक का प्रॉपर राइटिंग करने के पश्चात उसका संपादन करना आवश्यक होता है। तो डॉक्टर तेजपाल जी ने कथा स्वर का यह किया, संपादन कार्य किया। उसके पश्चात नव भारत के स्थानीय संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। अब उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां थी वो कौन सी थी, वो भी हम आपको बताते हैं कि जैसे हम आपको बता चुके हैं कि एक अलग व्यक्तित्व थे, तेज झलकता था उनके नाम के आधार पर ही। जैसा उनका नाम है ठीक वैसे ही उनके चेहरे पर भी तेज झलकता था, उनके व्यक्तित्व में वह तेज झलकता था। खास तौर पर बता दें कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ रूप में रहे। और आलोक सांस्कृतिक अकादमी जलगांव के उस सचिव पद पर काम करते हुए अनेक नाटक एवं एकांकियों का उन्होंने मंचन किया। अब देखिएगा कि जैसे किसी जगह की सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियों को आप लोग अपनाते हो तो आपको पता होगा कि सामाजिक जिम्मेदारी एक होती है और सांस्कृतिक जिम्मेदारी एक होती है। सांस्कृतिक जिम्मेदारी से तात्पर्य आपका कलामंडल पूरा, होल एंड सोल। फिर उस कलामंडल में आते हैं आपके नाट्य कला, आपकी ललित कला, साहित्य कला। तो अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली जो भी विधाएं होती है वो उसमें निहित हो जाती है। तो देखिए उन्होंने आलोक है सांस्कृतिक अकादमी जो कि वो जलगांव से है, तो उस जलगांव के सचिव पद पर उन्होंने कार्य किया हुआ है। और जब वो कार्य करते हैं तो निश्चित ही उन्हें कई नाटक, कई एकांकियां, इसका मंचन किया उन्होंने। और खास तौर पर जलगांव में अनेक काव्य सम्मेलनों में और हिंदी सेवियों लेखकों के सत्कार समारोह का आयोजन किया। हम आपको बता चुके हैं कि जैसे नव लेखकों को वो प्रेरणा देते हैं और खास तौर पर उनके सत्कार के रूप में आयोजन करते हैं कि उनको प्रेरणा मिले, उनको मोटिवेशन मिले, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनकी सराहना करें, ये इनका मूल प्रयोजन था। तो देखिएगा कि जैसे उन्होंने अनेक नाटकों का एवं एकांकियों का मंचन किया। तो मंचन करना सिंपल बात नहीं है बेटा, उस मंचन के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए दर्शक होना चाहिए, रंगमंच के लिए अभिनेता होना चाहिए, रंगमंच के लिए अच्छा अभिनय करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और केवल एक व्यक्ति नहीं चलता, उस जगह पर अनेक अनेक प्रकार के पात्रों की भाव भूमिका को निभाने वाले
अभिनय करने वाले, उनकी वेशभूषा, केशभूषा, उनकी साज सज्जा को सजाने वाले चाहिए। मतलब ये जो कार्य है एकांकिकों का या नाटकों का, ये एक व्यक्ति से नहीं चलेगा। एक राइटर होने के नाते राइटर को कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी कलम, उसका कागज और उसका दिमाग, बस वो लिखने के लिए तत्पर। उसे किसी भी जगह की, किसी भी परिस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपना लिखना लिखता रहता है। लेकिन किसी नाटक को या किसी एकांकी को, चाहे वह लघु नाटिका हो, चाहे वो बड़ा नाटक हो, उसमें प्रस्तुत करने के लिए, रंगमंचयता दिखाने के लिए उसे इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है जो हमने अभी बताए। मतलब देखिएगा कि अभिनय होना चाहिए, बहुत अच्छा अभिनेता उसमें होना चाहिए। जरूरी है कि उसकी साज सज्जा हो, उसकी वेशभूषा वैसी हो, उसकी केशभूषा वैसी हो, है ना, उसकी साज सज्जा वैसी हो। खास तौर पर रंगमंच का यदि बात करते कि मानते हुए चलिएगा, केवल कल्पना कीजिए, आपको रामायण का राम दिखाई दिया जा रहा है। रामायण का राम का नाम लेते ही आपके आंखों के सामने वो पीले वस्त्र पहना हुआ, बालों की जटा धारण किए हुए, गले में बड़ी सी माला डाले हुए ऐसे व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, है ना। ये नहीं आएगा कि राम का नाम ले लिया, श्री राम का नाम ले लिया और फिर बंदर आ जाएंगे उनके आगे पीछे, हनुमंत, जम्बूवंत वगैरह वगैरह। और ये एक चित्रण वास्तविक तौर पर। और दूसरा चित्रण यदि हम प्रस्तुत करते हैं राम का, तो आपके सामने कभी वो जीन्स टॉप पहन के, जीन्स पैंट पहन के, हाई या बहुत ऊंचे कपड़े पहन के, टाई लगा के, ये राम नहीं आएगा, है ना। और वो राम यदि आता है तो आप हंसी उड़ाएंगे। मतलब वो रंगमंचयता के लिए ये सारा वातावरण निर्माण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और जब वातावरण की निर्मित वो व्यक्ति कर रहा है, निश्चित ही वो एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए इतने सारे पात्रों की जरूरत होती है। और पात्रों के साथ साथ वहां का वातावरण, वहां की वेशभूषा, केशभूषा, वहां की भाषा शैली, वहां के संवाद, और इन सब के साथ साथ उसे देखने वाले दर्शक, उसे समझने वाले पाठक भी सहृदय होने चाहिए। अदरवाइज वो केवल प्रस्तुत करते जा रहे हैं, वहां पर केवल एक और दो है तो मजा नहीं आता। क्योंकि अभिनेता तो अपनी भूमिका को बड़ी बखूबी से निभा रहा है, लेकिन वो ये भी देखता है कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कितने लोग मेरे चाहते हैं, ताकि मैं मेरी प्रस्तुति को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाऊं। ये अभिनेता का मूल प्रयोजन होता है। और जब उसका मूल प्रयोजन साध्य नहीं होता है, पाठक रंगमंचयता को आत्मसात नहीं करते हैं, तो अभिनेता अपनी अभिनय कुशलता को प्रस्तुत नहीं कर पाता। ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर उन्होंने अलग अलग एकांकियों का, नाटकों का सफल मंचन किया। मतलब तय है कि उनकी सामाजिक दृष्टि बहुत अच्छी रही होगी, जिस कारण अच्छे दर्शक वहां पर थे, अच्छे पाठक वहां पर थे, अच्छे अभिनेता वहां पर थे। और जिस कारण उन्होंने आलोक सांस्कृतिक अकादमी जलगांव के सचिव पद पर उन्होंने कार्य किया। तो इन सभी भाव भूमिका से उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी से निभाया। और दूसरा उन्होंने कार्य किया कि जलगांव में अनेक काव्य सम्मेलनों का निर्माण किया। मतलब अनेकानेक प्रकार की संगोष्ठियों को उन्होंने एकत्रित किया, अनेक प्रकार के कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, सिंपोजियम, इनका निर्माण उन्होंने किया। कई कविताओं को प्रस्तुतियां दी और कई नए लेखकों को, नए कवियों को उन्होंने उत्पादित करने का सफल प्रयास किया। और इतना ही नहीं, तो जो हिंदी सेवी थे या हिंदी लेखक थे, उन हिंदी सेवियों का और उन हिंदी लेखकों का सत्कार एवं समारोह का भी आयोजन किया। केवल लिखने वालों को सराहा नहीं, केवल भाव भूमिका को अभिभूत करने वाले को प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि उनका सत्कार किया, उनका एक ऐसे समारोह रखा, उनकी सराहना की, ताकि वो नए रूप से, नए प्रगति से अपना आलोचन, अपना लेखन, अपनी कविता प्रस्तुत कर पाए। और इस प्रकार का अनोखा ऐसा कार्य डॉक्टर तेजपाल जी ने किया। अब देखिएगा इस प्रकार से अब हमारा जो डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी का व्यक्तित्व था, उनका कृतित्व था,
वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। क्या आप लोग उसे समझ गए हैं? समझ में आ गया? देखिए बेटा, इसकी नोट्स आपको परसों पहले हमने डाल दी है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी है, शायद ये आपको मिल गई होगी या आपने उसे लिख लिया होगा। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। इसी ग्रुप में है टीवाई बी ए डीएससी का ये अपना ग्रुप है। इसी ग्रुप में हमने वो पूरा डलवा दिया है। डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का भी, विश्वास पाटिल जी का भी, डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी का भी, पीताम्बर सरोदे जी का भी। तो लिख लिए क्या आप लोग सभी ने? वेरी गुड। लिखा हुआ है तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यदि डाउट भी होते हैं तो आप क्लासरूम में शेयर करते जाइएगा बेटा। अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? जहां पर आपको प्रश्न होता है, जिस भी विषय का होता है, केवल अपने विषय का होता है ऐसा नहीं है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। शायद आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर लिए होंगे, उसकी डेट बढ़ गई है ना? लेकिन डेट बढ़ी है तो आराम से फिल करेंगे ऐसा नहीं है। आपको डेडलाइन आज मानते हुए चलना है, ताकि इसलिए बताना चाहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, नेट इश्यू हो जाता है बाद में, तो वो नहीं होगा। आज यदि फिल करते हैं, नहीं होता है, सवेरे नहीं होता है, तो शाम को जाइए, दोपहर को जाइए और वो फिल कर दीजिए। ठीक है? मुझे आप ये बताइएगा कि आपका कॉलेज में वेरिफिकेशन हो गया है क्या डॉक्यूमेंट्स का? अच्छा, तो आप इसमें एक प्रविधि होती है बेटा कि जैसे आपका हॉल टिकट आता है ना, तो हॉल टिकट में आपको चेंजेस के लिए पूछा जाता है। ये आपका राइट्स है कि आप वहां पर बता सकते हैं, गोल राउंड करके रेड पेन से आप वहां पर बता सकते हैं कि ये मेरा विषय नहीं है, इस विषय की जगह पर मेरा ये विषय होना चाहिए। हॉल टिकट में जब आपका हॉल टिकट आता है, उस समय में आप ये काम कर सकते हैं। बट इसके पहले आपको कॉलेज जाकर कॉलेज के जो क्लरिकल स्टाफ है उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम न क्रिएट हो। ठीक है? हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? हम्म। तो लास्ट डेट भले बढ़ गई है, लेकिन आपको फिल कर लेना है बेटा, क्योंकि एग्जाम फीस भी नहीं होती है टाइम पर। अभी पैसे होते हैं तो अभी फिल कर दीजिए, नहीं है तो प्रयास कीजिए बहुत जल्द मिलवाने का। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे पास पैसे हो, सभी ने भर दिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी स्टडी का समय है बेटा, अभी टाइम पास बिल्कुल मत कीजिए, स्टडी करते रहिए। कुछ भी सर्कुलर हमारे पास मौजूद नहीं है, और वो ना हो देखिएगा, दिल्ली की हालत अभी बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में अभी जैसे समाचारों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर से एक बार लॉकडाउन लगेगा ऐसा चल रहा है। अभी एमपी में लग गया है, रातों में कोई निकल नहीं सकता है बाहर। तो ऐसा लॉकडाउन का सिस्टम अलग होता है, लेकिन आप लोगों को स्टडी नहीं छोड़नी है, क्योंकि एग्जाम तो होगी बेटा, भले ही वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, तो आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। और पढ़ाई के लिए आप लोग परास नहीं होगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी स्टडी करोगे। तो ठीक है, आपको अंग्रेजी की आपकी टेस्ट है, इसलिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से लिखिएगा आप। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। कल का संडे एक्टिविटीज के ग्रुप पर डलवा देते हैं, कितने बच्चे जुड़ते हैं, उस हिसाब से कल आपकी जो टेस्ट है, एग्जाम फॉर्म है, उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? तो कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय। बहुत अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट।